अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजले रहमान रहमानी। आज मुरखा 25 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। अपोजिशन के 4 वज़राए आला ने मरकजी बजट को मुतअस्सिबाना करार देते हुए नीति आयोग के आइंदा इजलास के बाइकॉट का ऐलान किया, जिसमें तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के वज़राए आला शामिल हैं। इन वज़राए आला ने यह इक़दाम क्यों किया, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। बिहार असेंबली में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। मॉनसून इजलास से पहले ही नीतीश हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया था कि इम्तिहानात में नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाए जाएंगे। इस बिल के मुताबिक पेपर लीक को संगीन जुर्म करार दिया जाएगा। कसूरवार पाए जाने पर गैर जमानती दफात लगाई जाएंगी। दिल्ली तशद्दुद केस में उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली फसादात के केस में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी रहनुमा की दरखास्त पर यूट्यूब के मारूफ तज्जिया निगार ध्रुव लाठी को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 20 लाख रुपए जुर्माने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मुंबई बीजेपी के तर्जुमान सुरेश कृष्मी नखवा की हद के इज्जत की दरखास्त की समाअत के दौरान जारी किया गया। तफसीलात में जानिए पूरा मामला। आनंदपाल सिंह केस में सीबीआई अदालत ने अपने एक अहम फैसले में एनकाउंटर में मुलव्विस 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म सादिर किया। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद सावरदा में जबरदस्त तशद्दुद फूट पड़ा था। गजा के इलाके खान यूनुस में इस्राइली फोर्सेस के ताजा हमलों के नतीजे में अब तक कम से कम 121 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 1.5 लाख फलस्तीनी इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए। फ्लोरिडा की आबादी तारीख में पहली बार 23 मिलियन से तजावुज कर गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के 10% बाशिंदों की उम्र 75 वर्ष या उससे ज्यादा है। मुल्क भर में अफरा तफरी और तलबा के पुरतशद्दुद एहतजाज में तकरीबन 200 हलाकतों के बाद बांग्लादेश में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम हालात बेहतर होने तक ढाका और दीगर मकामात पर कर्फ्यू जारी रहेगा। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में बुध के रोज एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तकरीबन तमाम अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक इस तैयारे में 19 अफराद सवार थे। रिलायंस फाउंडेशन के बानी और चेयरपर्सन नीता अंबानी को पेरिस ओलंपिक्स से कबल आईओसी के 142वें इजलास में मुत्तफिका तौर पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रुकन के तौर पर दोबारा मुंतखब कर लिया गया। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए पेश करदा मरकजी बजट से नाखुश अपोजिशन जमातों के कम से कम 4 वज़राए आला एहतजाजन 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग मीटिंग का बाइकॉट करेंगे। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने मंगल की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइकॉट का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने उसी रात बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस के वज़राए आला बशमूल हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सिक्खू, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धारमैया नीति आयोग के इजलास के बाइकॉट में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बजट इंतहाई इम्तियाजी और खतरनाक था, जो मुकम्मल तौर पर वफाकियत और इंसाफ पसंदी के उसूलों के खिलाफ है। हुकूमत का ये रवैया मुकम्मल तौर पर आईनी उसूलों के खिलाफ है। हम किसी ऐसे प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे जो इस हुकूमत के हकीकी इम्तियाजी रंगों को छुपाने के लिए बनाया गया हो। वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने मंगल को कहा कि मरकजी बजट में तमिलनाडु को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया, जिसकी वो मजम्मत करते हैं।
इस वजह से 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग के इजलास का बायकॉट करेंगे। बजट को बड़ी मायूसी करार देते हुए वजीर आला ने कहा कि नीति आयोग मीटिंग का बायकॉट करना मुनासिब है, क्योंकि मरकज ने तमिलनाडु को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है। डीएमके के अरकान पार्लियामान 24 जुलाई को मरकजी बजट के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज भी करेंगे। तमिलनाडु के हुकूक के क़याम के लिए वो अवाम की अदालत में लड़ते रहेंगे। नुमाइंदारों से बात करते हुए स्टालिन ने कहा कि चंद इलाकाई पार्टियों को मुतमईन करने के लिए जिन्होंने अक़लियती बीजेपी को अक्सरियती बीजेपी बना दिया, बजट में उन्हीं रियासतों के लिए स्कीमों का ऐलान किया गया है। अगरचे मरकज की तरफ से इस तरह की स्कीमों का ऐलान किया गया है, लेकिन ये शक है कि उन पर अमल किया जाएगा या नहीं। स्टालिन ने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु के लिए मेट्रो रेल स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन इसके लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया और रियासत को आज तक धोखा दिया जा रहा। बिहार कानून साज असेंबली का मानसून इजलास जारी है। बिहार असेंबली में गुज़िश्ता रोज एंटी पेपर लीक बिल लाया गया, जिसे पास भी कर दिया गया। ताहम इस दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई की और ऐवान से वॉकआउट किया। आपको बताते चलें कि इस कानून के तहत मुजरिम के लिए 3 से 10 साल तक की सजा की तजवीज पेश की गई है। यह कानून बिहार हुकूमत की तरफ से कराए जाने वाले तमाम इम्तिहानात पर लागू होगा। एंटी पेपर लीक कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स पेपर लीक केस में कसूरवार पाया जाता है तो उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अगर किसी दूसरे उम्मीदवार की जगह इम्तिहान देने का कसूरवार पाया गया तो मुजरिम को 3 से 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। इसके साथ इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों के मामले में अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम सामने आता है तो इम्तिहान का सारा खर्चा उस इदारे से वसूल किया जाएगा। इदारे की जायदाद भी जब्त की जा सकती है। बिहार में शायद ही कोई इम्तिहान का पर्चा लीक न हुआ हो, जिसकी वजह से असातिज़ा की बहाली का इम्तिहान मनसूख करना पड़ा। बिहार पुलिस भर्ती इम्तिहान का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस इम्तिहान को भी मनसूख करना पड़ा था। बिहार सिविल सर्विसेज का इम्तिहान 2022 में पेपर लीक होने की वजह से मनसूख करना पड़ा। इसके साथ ही 2017 में बिहार सिविल सर्विसेज इम्तिहानात और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इंटर लेवल इम्तिहान भी पेपर लीक का शिकार हुए थे। इस साल नीट पेपर लीक मामले में बिहार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मोदी हुकूमत ने एसएससी, यूपीएससी, नीट, यूजीसी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग वगैरह जैसे इम्तिहानात के पेपर्स लीक करने वाले मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली फसादात केस में कैद की जिंदगी गुजार रहे उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जस्टिस सुरेश कैद की सरबराही वाली बेंच ने केस की अगली समाअत 29 अगस्त को करने का हुक्म दिया। इससे कबल 22 जुलाई को जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद की दरखास्त जमानत की समाअत से खुद को अलग कर लिया था। आपको बताते चलें कि करकटडुमा कोर्ट ने 28 मई को उमर खालिद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। करकटडुमा कोर्ट में समाअत के दौरान उमर खालिद की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा था कि दिल्ली पुलिस चार्जशीट में उमर खालिद के नाम का इस्तेमाल ऐसे कर रही है जैसे ये कोई मंत्र हो। वकील ने कहा था कि चार्जशीट में बार बार नाम लेने और झूठ बोलने से कोई भी हकीकत सच साबित नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि उमर खालिद के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी किया गया। वकील ने कहा था कि जमानत पर फैसला लेते वक्त अदालत को हर गवाह और दस्तावेज की जांच करनी होगी। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि उमर खालिद की जानिब से जमानत की अर्जी पर समाअत के दौरान ये नहीं कहा जा सकता कि तहकीकात में बहुत सी बेज़ाब्तगियां हैं। इस मामले में उमर खालिद की जानिब से कहा गया था कि इस मामले में दीगर मुल्जिमान के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं और वो जमानत पर हैं और दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुल्जिम तक नहीं बनाया था। वाज़ेह है कि उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की दरखास्त वापस ले ली थी और कहा था कि अब वो ट्रायल कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुंबई बीजेपी के तर्जुमान सुरेश रेशमी नकवा की हक की इज्जत की अर्जी पर समाअत करते हुए तज्जिया निगार ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया। ध्रुव राठी को नोटिस भेजने के अलावा डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने गूगल और एक्स को भी नोटिस जारी करके ध्रुव राठी को घेरने की कोशिश की है। अदालत में वकला राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा अर्जी गुजार नकवा की तरफ से पेश हुए और अपनी बात जज के सामने रखी। आपको बता दें कि ध्रुव राठी पर माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स के उन्वान से अपनी यूट्यूब वीडियोस में उन्होंने बीजेपी के तर्जुमान पर कुछ इल्जाम आयद किए हैं। अर्जी में कहा गया है कि ध्रुव राठी ने नकवा को पुरतशद्दुद और गाली गलौज करने वाला बताया। नकवा ने एक अर्जी के जरिए ध्रुव राठी से 20 लाख रुपए के जुर्माने का मुतालबा किया है। केस की अगली समाअत 6 अगस्त को होगी। दरखास्त में कहा गया है कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने
अंकित जैन, सुरेश नकवा और तेजेंद्र बग्गा जैसे पुरतशद्दुद और बदसलूकी करने वालों को अपनी सरकारी रिहायशगाह पर मदऊ किया था। ध्रुव नाटी की इस वीडियो को 24 मिलियन व्यूज मिले हैं, जबकि उसे 2.3 मिलियन लाइक्स मिले हैं। दरखास्त में कहा गया है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस वीडियो के व्यूज और लाइक्स में इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इससे गलत बात आवाम तक पहुंच रही। राजस्थान के आनंदपाल सिंह इनकाउंटर केस में सीबीआई अदालत ने अहम फैसला दिया। अदालत ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर करते हुए पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया है। अदालत ने जिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया है वो आनंदपाल सिंह इनकाउंटर केस में मुलव्विस थे। अदालत ने इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ दफा 302 के तहत तहकीकात और मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर 2017 में हुआ था। आनंदपाल सिंह के अहले खाना की जानिब से इस इनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा था कि आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर सेल्फ डिफेंस के तहत किया गया। इस मामले में आनंदपाल सिंह की बीवी राजकुंवर और रविंद्र सिंह की जानिब से वकील भंवर सिंह राठौर ने फर्जी इनकाउंटर को अदालत में चैलेंज किया था। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिस पर सीबीआई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए एनकाउंटर में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। आनंदपाल सिंह की बीवी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि ऐनी शाहिद के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक आनंदपाल पर 3 से 5 फीट के फासले से गोलियां चलाई गईं। इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट में आनंदपाल के जिस्म पर हमला और जख्मों के निशानात थे। इन दलाइल के बाद अदालत ने गुज़िश्ता रोज उस वक्त के चूरू के एसपी राहुल बैराट, उस वक्त के स्पेशल एसपी विद्या प्रसाद काश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। आनंदपाल इनकाउंटर केस में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ आईपीसी की दफा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इस्राएली फोर्सेस ने खान यूनुस के इलाके में पीर की सुबह नए हमलों का आगाज किया था। इस्राएली फौज का कहना है कि इस इलाके से अस्करियत पसंदों ने दोबारा इसराइल पर रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए थे। गजा में जंगजू तंजीम हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनुस में हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 55 हो चुकी है, जबकि पीर की सुबह से अब तक हलाक होने वालों की तादाद कम से कम 121 बताई गई। हलाक होने वालों में ज्यादातर तादाद खवातीन और बच्चों की बताई जा रही है। इसराइल की इन ताज़ा कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1.5 लाख फलस्तीनी इस इलाके से रुखसत होने पर मजबूर हुए। एक फलस्तीनी खातून गदा इस जंग के दौरान 6 बार अपने खानदान के साथ बेघर हो चुकी हैं। उनका न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो कहाँ जाएं, क्या वो समंदर में चली जाएं। उनका मजीद कहना था कि वो थक चुके हैं, भूखे हैं और चाहते हैं कि जंग अब खत्म हो, 1 घंटे बाद भी नहीं बल्कि अभी और फौरन खत्म हो। गजा पट्टी में हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 39,145 अफराद हलाक और 90,147 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की थी, जबकि करीब 10,000 फलस्तीनी अभी तक लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक मलबे तले दबे फलस्तीनियों की हकीकी तादाद भी अब तक के अंदाजों से कहीं ज्यादा हो सकती है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की आबादी तारीख में पहली बार 23 मिलियन से तजावुज कर गई है। रियासत की आबादी में इस इजाफे की वजह दीगर अमरीकी रियासतों से मुल्की बाशिंदों की फ्लोरिडा मुंतकिली बताई जा रही है। यह आदाद-ओ-शुमार रवामा रियासत फ्लोरिडा में आबादी से मुतल्लिक डेटा के हवाले से काम करने वाली डेमोग्राफिक एस्टिमेटिंग कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी किए गए, जिनमें कहा गया है कि इस साल 1 अप्रैल तक इस अमरीकी रियासत के बाशिंदों की मजमूई तादाद 23 मिलियन 2,597 हो गई थी और उनमें से 10% के करीब बाशिंदों की उम्र 75 वर्ष या उससे ज्यादा थी। फ्लोरिडा आबादी के लिहाज से अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रियासत है। इस वक्त अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया है, जहां 39.5 मिलियन बाशिंदे रहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रियासत टेक्सास का नाम आता है, जिसकी आबादी 30.5 मिलियन है। इन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल फ्लोरिडा की आबादी में 3,59,000 शहरियों का इजाफा हुआ था और मौजूदा दहाई के दौरान इस रियासत की आबादी में हर साल 3.5 लाख से 3,75,000 तक का इजाफा होता जा रहा है। डेमोग्राफिक माहिरीन ने यह अंदाजा भी लगाया है कि रमा बरस रियासत फ्लोरिडा की आबादी में इजाफा अपने उरूज को पहुंच जाएगा, जिसके बाद 2029 तक इसमें कमी होती रहेगी। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में फ्लोरिडा की आबादी में इजाफे की शरह 1.6% तक बढ़ जाएगी, जबकि 2030 तक ये बतदरीज कमी के साथ 1% से भी कम हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश के बेशतर हिस्सों में इंटरनेट की सहूलत
मौजूद नहीं थी, लेकिन हुक्काम की जानिब से 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में नरमी के बाद दारुल हुकूमत की सड़कों पर हजारों कारें मौजूद थीं। दफातर और बैंक चंद घंटों के लिए खुले रहे, जबकि हुक्काम ने ढाका और मुल्क के दूसरे बड़े शहर चिटगांग के कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहाल कर दिया है। हुक्काम ने कहा कि हालात बेहतर होने तक ढाका और दीगर मकामात में कर्फ्यू जारी रहेगा। बंगाली जुबान के मारूफ रोजनामा परोथम अलू ने गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट शाये की है, जिसके मुताबिक 16 जुलाई से लेकर अब तक होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में कम से कम 197 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम सरकारी ज़राए से इन आदाद-ओ-शुमार की तस्दीक नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि इन तादाद में ज्यादातर तलबा शामिल हैं। इत्तलात है कि स्कूल और दीगर तालीमी इदारे अगले नोटिस तक बंद रहेंगी। 15 जुलाई को पुलिस और खासतौर पर तलबा मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ था जब वो मुलाजमतों में 30% कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कोटा सिस्टम के तहत अच्छी तनख्वाह वाली सिविल सर्विसेज के ओहदे को मखसूस ग्रुपों के लिए महफूज कर दिया गया था। उन ग्रुपों में सन 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए जंग में हिस्सा लेने वाले अफराद के बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेश पुलिस की जानिब से मरकजी अपोजिशन जमात के हेडक्वार्टर पर छापा मारते हुए उसे सील कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सूर्या एयरलाइन का एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तकरीबन सभी अफराद के हलाक होने की इत्तला है। एयरपोर्ट के तर्जुमान प्रेमनाथ ठाकुर ने मकामी मीडिया से बातचीत में कहा कि पोखरा जाने वाले इस तैयारे पे अमला समेत 19 अफराद सवार थे, जो मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे के करीब हादसे का शिकार हो गया। इत्तलात के मुताबिक तैयारे ने परवाज शुरू ही की थी कि ज्यादा बुलंदी पर जाने से पहले ही गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम के मुताबिक जाए वक़ुआ से अब तक 18 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एयरपोर्ट के इंफॉर्मेशन अफसर ज्ञानेंद्र बहल ने नेपाल के मीडिया इदारे दी हिमालयन से बातचीत में कहा कि तैयारे के कप्तान 37 साला मनीष शाकिया को मलबे से बचा लिया गया और इलाज के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। उनके मुताबिक इस तैयारे में एयरलाइन का तकनीकी हमला सवार था। हादसे के बाद तैयारे से धुआं उठता हुआ दिखाया गया और देखते ही देखते तैयारा शोलों में लपेट गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए पुलिस एहलकारों और फायर फाइटर्स को जाए वक़ुआ पर फौरी तौर पर तैनात किया गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। नेपाल का त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा एक टेल टॉप हवाई अड्डा है। ये एयरपोर्ट चारों तरफ से गहरी घाटियों और वादियों से घिरा हुआ है। इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन हवाई अड्डों में होता है। नेपाल की फिजाई सनअत के पास सलामती के हवाले से कुछ बदतरीन रिकॉर्ड हैं। नेपाल की फिजाई सनअत नाकाफी तरबियत और देखभाल की कमी की वजह से दोचार रही है। यह सन 1992 के बाद नेपाल में सबसे हलाकत खेज वाकया है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे में सवार तमाम 167 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब तैयारा काठमांडू हवाई अड्डे के करीब गिरकर तबाह हो गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि नीता अंबानी को पेरिस में जारी 142वें आईओसी इजलास में मुत्तफिका तौर पर भारत से आईओसी की रुकन के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया है। आईओसी का दोबारा रुकन मुंतखब होने के बाद नीता अंबानी ने कहा कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की दोबारा रुकन के तौर पर मुंतखब होने पर बहुत फख्र महसूस कर रही है। वो सदर थॉमस और आईओसी में अपने तमाम दीगर साथियों का उन पर एतमाद और भरोसा करने पर शुक्रिया अदा करती हैं। रिलायंस फाउंडेशन की बानी और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मजीद कहा कि ये दोबारा इंतखाब सिर्फ एक जाती संगमील नहीं है, बल्कि आलमी खेलों के मैदान में भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख का एतराफ भी है। वो खुशी और फख्र के इस लम्हे को हर भारतीय के साथ शेयर करती हैं और भारत और दुनिया भर में ओलंपिक मूवमेंट को फ़आल करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने की मुंतज़िर हैं। काबिल जिक्र है कि नीता अंबानी को पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक गेम्स में आईओसी की बॉडी में शामिल होने के लिए मुकर्रर किया गया था। इसके बाद से आईओसी में शामिल होने वाली वो भारत की पहली खातून बन गई। नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में शारिक रहमानी, आदिल आलम, मलिक अंजुम, वसीम अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वजूर रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी, वजुल कमर, शाहिदुज़्ज़मा, मौलाना मोहम्मद सादिक साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र ऑफिशियल। शुक्रिया।